स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस महासीरीज में। दोस्तों, महासीरीज की श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी 8th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है दोस्तों भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव संसाधन। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है प्री और मेंस दोनों एग्जाम में। और आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मेंस में भी आए और प्री में फैक्ट वन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये पहले आपको एक पूरी कहानी दे रखी है, यह आपको नॉर्मल पढ़ लेनी है। एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में क्या चीज़ दे रखी है, क्योंकि पहले कहानी दे रखी है, उसके बाद में चैप्टर को स्टार्ट किया गया है। तो कहानी के माध्यम से बताया गया है इसमें, यह आपको पढ़ लेनी है। बस इसमें ये फैक्ट और ध्यान रखना है, ये जो दे रखा है ब्रैकेट में, कि क्या आप जानते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एनसीईआरटी की एक और खासियत क्या है दोस्तों, कि इसमें कुछ फैक्ट जो कोष्टक में ब्रैकेट में दिए जाते हैं, तो उनको आपको पढ़ना जरूरी है दोस्तों। तो उसमें क्या दे रखा है, ऐसे फैक्ट वन के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है। कहने का मतलब है कि जो 90% जनसंख्या है वो 30% क्षेत्र पर निवास करती है, और शेष जो 70% भूमि है या तो विरल जनसंख्या है या निर्जन। कहने का मतलब ये है कि 90% जनसंख्या का जो भाग है वो 30% भूमि पर रहते हैं, बाकी 70% पर भूमि पर या तो विरल है, बिल्कुल विरल जनसंख्या मतलब कम जनसंख्या है, या फिर निर्जन मतलब वहां पर रहते भी नहीं है। ये दे बताया है, तो ये चीज़ और ध्यान रखनी है आपको। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं भूमि 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 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपको एक फैक्ट तो पता ही चल गया। क्या फैक्ट पता चला है, ये हम बगल में आपको आज अलग से स्लाइड इसलिए खोली है ताकि आपको यहाँ क्या है थोड़ा समझ में आ जाए। देखो, अब बात करते हैं हम भूमि की, ठीक है। तो अभी एक फैक्ट बताया था आपको, क्या बताया था कि पृथ्वी का 30% भाग जो है भाग है वो स्थल है। मतलब वहां पे 90% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या कितना भाग, 90%। बाकी जो 10% है वो 70% पे निवास करती है, ये बताया आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब स्टार्ट करते हैं भूमि वाले चैप्टर, ये भूमि वाला इससे। तो भूमि, तो देखो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि शामिल है। मतलब प्राकृतिक संसाधन है भूमि एक तो। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। सॉरी दोस्तों, 30% भाग क्या है, भूमि है भूपृष्ठ के। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कितना, 30%। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत से ही भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि 30% पर निवास करती है तो इसका मतलब पूरे पे निवास करती 30%। ये बताया है कि इसमें भी कई ऐसे भाग है जहां लोग निवास नहीं करते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण होता है। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो लोग जो निवास करते हैं, जनसंख्या का जो वितरण होता है वो वहाँ की जलवायु पर प्रभाव कर, जलवायु वहाँ की भूमि इनसे भी प्रभावित होता है। जैसे इसमें आगे बताया कि ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढलान, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल और निर्जन होते हैं। तो ये भी चीज़ बताइए कि जैसे मान लें ऊबड़ खाबड़ जगह आ रही है, जहाँ कहीं तो पहाड़ी है, कहीं बिल्कुल नीचा है, कहीं ऊपर है, ऐसे करके बताया है। दूसरा बताया कि मान लो पहाड़ी का ढलान ज़्यादा है तो वहाँ भी निवास कम करते हैं लोग। तीसरा बताया कि जहाँ जल की मतलब कमी है वहाँ भी बताया कि वहाँ कम निवास करती है, मरुस्थल वाले क्षेत्र में भी कम निवास करती है। तो ये चीज़ बताई है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 30% पर भूमि पर मतलब लोग निवास करते हैं, 90% विश्व की जो जनसंख्या है। परंतु यह जरूरी नहीं है कि ज़्यादातर जो 30% मतलब जनसंख्या वो पूरी 30% पर ही निवास करती है। कहने का मतलब है वहाँ की जलवायु
वहाँ की भूमि पर भी निर्भर करता है लोगों का जनसंख्या का वितरण। उसका रीजन भी बताया है कि एक तो देखो वहाँ की जो क्या बोलते हो जनसंख्या का वितरण उस किस पर ऊबड़ खाबड़ इस्तेला करती है वहाँ, जहाँ पर मान लो ऊबड़ खाबड़ इस्तेला करती है, ठीक है। इसके अलावा मरुस्थलीय क्षेत्र, इसके अलावा क्या दे रखा है, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, और तीसरा क्या दे रखा है यहां पे, पर्वतों की तीव्र ढलान या ढाल। इन क्षेत्रों में भी जनसंख्या कम पाई जाती है। यह बता दिया कि ऊबड़ खाबड़ जो भूमि है या फिर मरुस्थल है या जलाक्रांत संभावित क्षेत्र है या पर्वतों की ढलान है, जहाँ पर ज़्यादा ढलान है तो वहाँ पे भी लोग निवास कम करते हैं। ये चीज़ बताइए इस पूरे उसमें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद आगे बताया गया है कि उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए वे विश्व के सघन बसे हुए क्षेत्र है। अब ये भी बताया कि जहाँ पर मान ले नदियाँ बह रही है तो वो नदियाँ अपने साथ क्या लाती है, जलोढ़ मृदा लाती है, और जलोढ़ मृदा जो है वो कृषि के लिए अच्छी होती है, खेती करने के लिए अच्छी होती है। तो वहाँ ऐसे क्षेत्रों में क्या है कि लोगों की जनसंख्या जो सघन पाई जाती है। जैसे आप कहीं पे भी देख लो, आप दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे, अमेजोन के जो बेसन है वहाँ पे लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। और मान ले गंगा वाला क्षेत्र है इंडिया में, गंगा का मैदान, यहाँ पे भी जनसंख्या का बहुत ज़्यादा बसाव है। तो वही चीज़ बताया यहाँ पे। तो अब बात करते हैं भूमि उपयोग। भूमि का आखिरकार उपयोग क्या क्या किया जाता है ये बताना है अब। तो देखो, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों के लिए। मतलब भूमि का यूज किस में किया जाता है, तो देखो कृषि में किया जाता है, वानिकी में किया जाता है, खनन में किया जाता है, सड़क में किया जाता है और उद्योग की स्थापना किया जाता है। साधारणतः से भूमि उपयोग कहते हैं। अभी भूमि उपयोग के बारे में बताइए। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। भौतिक कारक भी निर्धारित करते हैं कि भूमि का उपयोग क्या होगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता। ये तो कौन से कारक है दोस्तों, ये तो क्या है भौतिक कारक, प्राकृतिक कारक है। अब आगे बढ़ते हैं। मानवीय कारक में जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी इस पर भूमि का उपयोग के प्रतिरूप को निर्धारित करती है। ऐसी बात नहीं है कि केवल प्राकृतिक मतलब कारक ही निर्भर है मतलब भूमि के उपयोग के लिए, इसके लिए मानवीय कारक भी मतलब निर्धारक होते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, जैसे जनसंख्या का, प्रौद्योगिकी का, वहाँ की जनसंख्या की वजह से, वहाँ की प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की वजह से भूमि का उपयोग का प्रतिरूप जो है वो महत्वपूर्ण निर्धारक होता है। इसके बाद क्या बताया है कि स्वामित्व के आधार पर भूमि निजी भूमि, सामुदाय भूमि होती है। स्वामित्व के आधार पर दो भागों में बांटा है, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। अब निजी भूमि और सामुदायिक भूमि तो बांटा है। इसके बाद निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। निजी भूमि मतलब व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक जो भूमि होती है वो समुदाय विशेष के स्वामित्व में होती है। सामान्यतः इसका उपयोग समुदाय के संबंध व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट, औषधि बूटियों एकत्र करने के लिए किया जाता है। सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। इसमें दो चीज बताइए, स्वामित्व के आधार पर दो चीज बताइए कि एक तो होती है व्यक्तिगत भूमि, एक होती है सामुदायिक भूमि। व्यक्तिगत भूमि किसी व्यक्ति विशेष की होती है, उस पर निजी स्वामित्व होता है, जबकि सामुदायिक भूमि में समुदाय विशेष का होता है और उसका यूज किया जाता है चारागाह में। उसका उपयोग किया जाता है फलों के लिए, बूटियों को एकत्र करने के लिए, और उसी को हम साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं क्योंकि वो समुदाय विशेष से है। आगे बताया है कि जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती जाती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। यह बात जरूरी है। आप यदि देखते हैं कि देखो मान लो एग्जाम्पल हम यहीं देख लेते हैं,
मान ले किसी के पास 10 बीघा जमीन है, ठीक है, एग्जाम्पल देकर बताता हूँ आपको। अब ये एक बंदा था, मतलब एक बंदे के पास 10 बीघा जमीन है। अब इसके मान ले 2 बेटे हो गए, ठीक है। अब 2 बेटे हो गए तो ये भूमि कितने में बढ़ जाएगी, 5-5 बीघा में। फिर मान ले इस बंदे के फिर 2 बेटे हो गए तो कितने में बढ़ जाएगी, 2.5-2.5 बीघा में। तो ऐसे करके भूमि जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, तो संसाधन कम है, सीमित संसाधनों पर मांग बढ़ रही है बार बार। तो यही चीज बताया इसमें कि जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती है, लेकिन भूमि उपलब्ध सीमित है। सॉरी दोस्तों। स्थान के आधार पर भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यावसायिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्र में घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने। अब देखो, लोग ज्यादा रहने लगेंगे तो वो क्षेत्र जो था वो कृषि वाला क्षेत्र है, वो रहने वाले क्षेत्र में बदल जाएगा। वहां पर कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना पड़ेगा आगे जाके। अनाधिकृत हस्तक्षेप शुरू कर देते हैं लोग। इसके अलावा आज भूमि उपयोग का प्रतिरूप व्यापक परिवर्तन हमारे सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाता है। आज क्या है कि परिवर्तन होता जा रहा है दिनों दिन, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आ रही है उससे परिवर्तन होता जा रहा है। तो ये चीज बताइए। इसके बाद वर्तमान में कृषि एवं निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूमि स्खलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीय और पर्यावरण के लिए खतरा है। तो इससे क्या है, इसका उपयोग ज़्यादा अलग अलग गतिविधियों में हो रहा है, तो इससे क्या है, भूस्खलन जैसी का वो हो रही है, मृदा का निम्नीकरण हो रहा है, मृदा का अपरदन हो रहा है, मरुस्थल का क्षेत्र बढ़ रहा है, पर्यावरण को खतरे बढ़ रहे हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ बताइए अभी आपको बताते हैं। भूमि का उपयोग वाले इसमें पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ बताइए आपको बताते हैं अभी। देखो, इस पूरे पैराग्राफ में जो चीज़ बताई है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, धैर्य से पढ़ना है। देखो, पहली बात करते हैं हम भूमि उपयोग की। इसमें बताया जो भूमि उपयोग, इसकी बात करते हैं तो भूमि उपयोग, ठीक है। इसको हम थोड़ा स्लाइड को बढ़ा देते हैं, देखो, ठीक है। अब देखो दोबारा बताते हैं भूमि उपयोग। तो भूमि उपयोग जो है उसके बारे में बताया है। तो भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग किस किस में किया जाता है, कृषि में किया जाता है, वन में किया जाता है, चरागाह में किया जाता है, इसके अलावा खनन में किया जाता है, इसके अलावा आधारभूत ढांचे में किया जाता है, जैसे सड़क वड़क बनाने में, इसके अलावा औद्योगिकरण इसमें किया जाता है, इसके अलावा शहरीकरण, इसमें भूमि का उपयोग किया जा रहा है। तो भूमि का उपयोग तो इनमें कर लिया है, क्योंकि इसमें पूरी चीज़ बताई है, भूमि के उपयोग के बारे में पूरी चीज़ बताई, वही हमने यहाँ पे लिखी है। इसके बाद भूमि उपयोग को निर्धारण कौन कौन से कार्य करते हैं। भूमि उपयोग का निर्धारण, तो देखो इसके दो कारक हैं, प्राकृतिक कारक और दूसरा कौन सा है, मानवीय कारक। जहाँ ये चीज़ें दे रखी है, देखो भूमि का उपयोग प्राकृतिक कारक, देखो ये दे रखा मानवीय कारक और ये प्राकृतिक कारक दे रखा है। तो देखो प्राकृतिक कारक में क्या क्या है, देखो निर्धारण करने में, तो देखो वहाँ की स्थलाकृति, उसके बाद मृदा वहाँ की जलवायु, खनिज, जल, ये तो प्राकृतिक कारक है। अब देखो दूसरा कारक कौन सा हो गया दोस्तों, दूसरा कारक है जनसंख्या। मानवीय कारक में वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, ठीक है, ये चीज़ बता दी। और उसके बाद क्या है, ये बताया फिर स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर दो चीज़ों में बांटा है हमने, दो भागों में। पहला क्या बांटा है, निजी भूमि, जिसमें किसका होता है, व्यक्ति विशेष का, व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है। और दूसरा किस में बांटा है, दूसरा आधार जिसे हम
सामुदायिक भूमि, इसका इसे हम क्या भी किसी के इसे क्या कहते हैं, साझा संपत्ति संसाधन। तो इस प्रकार ये चीज बताइए। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, देखो दोस्तों इसमें जो चीजें बताई है वही हमने यहाँ पे बताया, आपको बताने की कोशिश की है कि भूमि का उपयोग किस किस में किया जाता है, कृषि में, वन में, चारागाह में, खनन में, आधारभूत ढांचा में, औद्योगिकरण में, शहरीकरण में। यही चीज यहाँ पे बताई है। इसके बाद बताया कि भूमि का उपयोग को निर्धारित कौन कौन से कार्य करते हैं, तो दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक कारक, दूसरा होता है मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक में क्या बताया, स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल। और मानवीय कारक बताया जल संख्या, प्रौद्योगिकी। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा है, एक है निजी भूमि, एक सामुदायिक भूमि। निजी भूमि में व्यक्ति विशेष का निजी स्वामित्व होता है, सामुदायिक में भूमि सामुदायिक मतलब स्वामित्व होता है, साझा संपत्ति होती है, संसाधन कहते हैं उसे। तो ये चीज बताइए। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद ये बता दिया किस प्रकार भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, किस प्रकार मृदा अपरदन हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है, तो पर्यावरण के लिए खतरे भी हैं। इसके बाद आगे हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब देखो आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि पहली चीज क्या है, इसमें ये चीज बताइए ना यहाँ पे, निर्माण गतिविधियों से क्या क्या होता है। तो देखो एक चीज और ध्यान रखनी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण, कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण क्या क्या होता है, देखो तो देखो एक तो होता है निम्नीकरण होता है भूमि का, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं। निम्नीकरण के बाद भूस्खलन, लैंडस्लाइड, मृदा अपरदन होता है, मरुस्थलीकरण, ऐसी घटनाएं हो रही है। क्योंकि भूमि का उपयोग हम कृषि गतिविधियों में कर रहे हैं, निर्माण कार्य गतिविधियों में कर रहे हैं, शहरीकरण बढ़ रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं भूमि को नुकसान हो रहा है, जलवायु परिवर्तन इसी का कारण है। तो ये चीज़ सब चीज़ इसमें आती है, तो वो चीज़ बताइए यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है कौन से ईयर आया था, लेकिन ये क्वेश्चन मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या था, इसी से संबंधित है। ये क्वेश्चन मेंस में आ चुका है एक बार यूपीएससी में, सन का पता नहीं है मुझे। तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि वर्तमान में भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन से प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता बढ़ी है। उपयुक्त उदाहरणों से समझाइए। ये क्वेश्चन यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। इसमें क्या पूछा है कि वर्तमान में भूमि उपयोग प्रतिरूप व्यापक परिवर्तन से प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता बढ़ी है। किस प्रकार प्रतिरूप बढ़े हैं भूमि के उपयोग के जो प्रतिरूप है, और वो चीज़ आपको पहले बता दी हमने। और अब ये एक चीज़ हमने अभी बताई थी आपको क्या, कि जैसे निर्माण कार्य हो रहे हैं, जैसे कृषि बढ़ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं निम्नीकरण बढ़ रहा है, भूस्खलन जैसी घटनाएं हो, तो लोग उसी प्रकार अपने आवास वगैरह बना रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता बढ़ती जा रही है। अब इससे पूछा है कि उदाहरण द्वारा इनको समझाइए आपको। तो ये क्वेश्चन प्री मेंस में पूछ चुका है यूपीएससी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि एनसीईआरटी से बहुत ऐसे क्वेश्चन है, तो डेप्थ में पढ़ने से पहले एनसीईआरटी बेसिक पढ़ना जरूरी है। तो इससे समझ में आ जाएगा आपको किस प्रकार भूमि का उपयोग का जो प्रतिरूप है उसमें परिवर्तन होने के कारण आपदा बढ़ रही है, उसका एग्जाम्पल दे देना है फिर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यही था
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको बता दिया एनसीईआरटी से किस प्रकार मेंस के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, प्री के क्वेश्चन भी आते हैं, मेंस के क्वेश्चन आते हैं, प्री के फैक्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं। अब देखो मेंस के क्वेश्चन कितना अच्छा आया है, ये एनसीईआरटी से दिया गया है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। भूमि संसाधन का संरक्षण, आखिरकार भूमि संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले मान ले, तो आपको एक चीज पहले ही बताइए कि देखो संसाधन सीमित है, जैसे भूमि सीमित है, लेकिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो वो बढ़ेंगे थोड़ी, भूमि थोड़ी बढ़ेगी, लोग बढ़ रहे हैं तो संसाधन की कमी होगी, तो सीमित संसाधन है, तो ये चीज बताइए, तो इसलिए इसका संरक्षण भी जरूरी है। बढ़ती जनसंख्या और उसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि भूमि, योग भूमि जो है बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है इनका, ये बात सही है कि जैसे मान लें जनसंख्या बढ़ेगी तो रहने के लिए वो भूमि का यूज करने जाएगी, कृषि योग भूमि कम होती जाएगी, जंगल कटते जाएंगे, यही तो चीजें बताई इसमें। इस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त होने का डर पैदा हो रहा है, भूमि की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बना विनाश की दर जो है वर्तमान में अवश्य रोकनी चाहिए, क्योंकि विनाश बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इससे जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है, क्लाइमेट चेंज जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है। और आज हम देख रहे हैं कि COP27 में भी यही बात की गई है, COP26 में भी ये बात की गई थी, जो ग्लासगो में हुआ, और ये जो 7 हुआ है शर्म अल शेख वाले जो मिस्र के क्षेत्र में हुआ है, मिस्र के एक शहर में हुआ है, उसमें भी जलवायु परिवर्तन की बात की जा रही है। आए दिन हम घटनाएं भी देखते हैं कि इस प्रकार मतलब ज़्यादा बरसात हो गई, कहीं पर सूखा पड़ गया, तो वो चीज़ें इसी की वजह से हो रही है। जैसे इसमें बताया कि वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों की विनियमित उपयोग, अतिचारण पर रोक, भूमि संरक्षण के सामान्य तरीके। अब देखो दोस्तों, भूमि संरक्षण का मतलब भूमि संसाधन का संरक्षण किस प्रकार करें, इसके क्या क्या हुए हैं ये इसमें बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो, देखो सीधी सी बात है, जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं हमें भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे कैसे कर सकते हैं हम, देखो तरीके बताता हूँ। इसमें बता ही दिया आपको, वनारोपण वगैरह जो है, इसमें एक तो अतिचारण पर रोक लगाइए, दूसरी बात जो रासायनिक उर्वरक हैं की बजाय, रासायनिक उर्वरक की बजाय जैविक कृषि को बढ़ावा दो। उसी प्रकार वेटलैंड का बचाव करो या संरक्षण करो। वेटलैंड का तो पता ही होगा आपको, आर्द्र भूमि जिन्हें कहते हैं हम। उसी प्रकार शहरी कंक्रीट जंगल की बजाय, मतलब शहरों में क्या है मकान वगैरह बनाई जाती है, तो इसकी वजह से कहते हैं यहाँ पे कि शहरी कंक्रीट जंगल की बजाय प्राकृतिक पारितंत्र को बढ़ावा दो, मतलब वहां पे पेड़ पौधे ज्यादा लगाओ। इसके बाद क्या है, वर्टिकल आवास बनाओ, क्लाइमेट की जैसा, मतलब जैसे परिवर्तन हो रहा है उसी। दूसरी बात आई है इसके बाद, भूमि का दक्ष उपयोग, अच्छा उपयोग करो। तीसरी बात बताइए मृदा संरक्षण, इसका भी उपयोग करिए। तो ये चीजें बताइए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात है, हमने ये चीज तो देख ली, इसको रिलेट करना है और ये चीज इसमें भी बताइए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपसे पूछ ले भूमि संसाधन का संरक्षण किस प्रकार करें, सामान्य क्वेश्चन ही पूछ ले मान ले, तो आपको बता देनी ये सब चीजें, अतिचारण पर रोक, रासायनिक उर्वरक की बजाय जैविक कृषि, वेटलैंड का संरक्षण, वर्टिकल आवास, भूमि का दक्ष उपयोग, मृदा संरक्षण, शहरी कंक्रीट जंगल की बजाय प्राकृतिक पारितंत्र को बढ़ावा दो। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था 2015 में, देखो मैं आपको मेंस के क्वेश्चन भी बता रहा हूँ यहाँ साथ में साथ, 2015 की बात बता रहा हूँ आपको, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा भी गया है, यूपीएससी 2015 क्वेश्चन क्या था, देखो खुद ही देखो आप। क्वेश्चन था, सॉरी, क्या क्या नहीं सॉरी,
आप, क्वेश्चन ये है, आप कहाँ तक सहमत हैं कि मानवीकारी दृश्य भूमियों के जो बदलाव है, बदलाव के कारण जो भारतीय मानसून है में परिवर्तन हो रहा है। आपसे पूछा है क्या आप, मतलब आप कहां तक सहमत है कि मानवीय जो दृश्य भूमियों के बदलाव हो रहे हैं उससे भारतीय मानसून को परिवर्तन हो रहा है। यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा है और शायद ये जीएस का ही क्वेश्चन है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा है, आप कहां तक सहमत है कि मानवीय दृश्य भूमियां जो भारत में, मतलब अब बात करते हैं यहाँ पे बसावट की, ये बदलती जा रही दिनों दिन, तो उसके कारण कहां तक जो भारतीय मानसून है वो परिवर्तन हो रहा है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन देख लो कहां से कहां रिलेट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन की रिलेट करना सीखो कि क्वेश्चन ऐसे भी करके पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो आप, तो उसके आधार पर आप चीज़ों को देख पाएंगे। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों मृदा की। आखिर मृदा होती क्या है, तो देखो इसमें पूरा स्पष्ट दे रखा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली जो परत होती है मृदा होती है। सीधा आपको एग्जाम्पल वो दे दिया, सीधा इसकी परिभाषा दे दी कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की जो पतली परत होती है वो मृदा कहलाती है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बताया है, यह भूमि के निकटता जुड़ी हुई है, स्थल रूप में मृदा के प्रकार को निर्धारित करती है। मृदा जो होती है वो उसका निर्माण चट्टानों के से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बताया कि भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है, यह अपक्षय प्रतिक्रिया के माध्यम से बनती है और खनिजों और जैव पदार्थों की सही मिश्रण से मृदा उपजाऊ बनती है। तो देखो हमने क्या देखा है, इसमें मृदा के बारे में पढ़ा है। देखो मृदा होती क्या है, यह आपको बता दिया कि मृदा होती क्या है, कि मृदा ये बता दिया इसमें कि पृष्ठ जो पृथ्वी की पृष्ठ है वो दानेदार कणों के आवरण की जो पतली परत होती है वो मृदा होती है। ये चीज़ आपको बता ही दिया। इसके बाद दोस्तों इसमें एक चीज़ दे रखी है कि मृदा छेदिका। तो देखो नीचे वाली जो चट्टान होगी वो जनक चट्टान दे रखा है, उसके ऊपर ले अब छेद चट्टान पदार्थ होते हैं, उसके बाद बालूगाद क्ले के साथ ऊपरी मृदा होती है, उसके बाद हुमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होती है। तो ये चीज़ बताइए, जैसे हम ऊपर से बात करते हैं, देखो तो ऊपर से बात करते हैं, देखो हुमस और वनस्पति के साथ मृदा पाई जा रही है, देखो यहाँ पे देख लो। उसके बाद बालू और गाद क्ले जैसी मृदा पाई जाती है, उसके बाद अपक्षरित चट्टान पदार्थ पाई जाती है और लास्ट में पाई जाती है नीचे की तरफ जैविक चट्टान है। इसके बाद दोस्तों एक शब्दावली दे रखी है। शब्दावली क्या है, अपक्ष क्रिया होती क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले अपक्ष क्रिया होती क्या है, तो क्वेश्चन में बता रखा है कि अपक्ष की क्रिया किस कारण होती है, यही बताया इसमें कि तापमान परिवर्तन सॉरी दोस्तों, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावरित सेलों और चट्टानों का टूटना या क्षरण। कहने का मतलब सेलों का टूटना या क्षरण होना, टूटना क्षरण एक ही बात है, होना चट्टानों का जो होता है वो अपक्ष की क्रिया कारण होता है। इसके बाद एक और दे रखा है, क्या आप जानते हैं कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ये भी चीज दे रखी है। अब इससे पहले दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इसमें एक केस स्टडी टाइप का उधर रखा है। क्या दे रखा है, भूस्खलन के बारे में, लैंडस्लाइड के बारे में। ये आपको जरूर पढ़ना है दोस्तों। क्यों पढ़ना है, ये आपको इसलिए पढ़ना है दोस्तों कि इससे ना केवल ज्योग्राफी बल्कि आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, आपदा प्रबंधन, जीएस 3 में क्वेश्चन भी आ सकता है इसी से संबंध, और क्वेश्चन आया भी है, ऐसी बात नहीं। तो ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि वहाँ पे ये काम आता है। तो देखो एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद आपको इसके थोड़ा नोट्स भी बना लेने,
नोट्स कहने का मतलब है कि इसको GS3 में रिलेट करना है। तो देखो, भूस्खलन सामान्य रूप से सैल, मलबा, ढाल के गिरने वाली मिट्टी के बहुत संचलन के रूप में प्रसिद्ध। कहने का लगता है कि भूस्खलन क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा दे रखी देखो। तो भूस्खलन सामान्य रूप से सैल, मलबा, ढाल के गिरने वाली मिट्टी के बृहद मतलब बड़ी संचलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब ये क्यों आता है? तो भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होता है। लंबे समय तक भारी वर्षा और भूस्खलन होता है और नदी के प्रवाह में कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाता है। तो नदी अवरुद्धता के अचानक टूट या फूट जाने से निचली घाटियों में आवासों में विध्वंस हो जाता है। तो वही भूस्खलन की घटनाएं होती है। भूभाग में भूस्खलन का एक मुख्य और विस्तृत रूप पहली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और ये चिंता का विषय है। ये भी चीज बता दी, बिल्कुल बात सही है। अब ये पूरी केस स्टडी दे रखी है हिमाचल की, तो ये आपको पढ़ लेनी दोस्तों। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज दे रखी है ना यहाँ पे, ये सबसे अच्छी है। यहाँ पे ये न्यूनीकरण क्रियाविधि दे रखी है ना, यही महत्वपूर्ण है। और आपसे क्वेश्चन यदि भूस्खलन के बारे में पूछ ले तो आपको जो विधियां बतानी है वो इसमें से छाप देनी सीधी। आपसे क्वेश्चन पूछ ले भूस्खलन को रोकने के लिए कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया आपसे मान ले, तो आपको तो सीधा आंसर लिख लेना है। उपाय क्या क्या है? तो देखो इसमें दे रखा है भूस्खलन रोकने के लिए कुछ विविध प्रविधियां निम्न है। कौन सी है? कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को मानचित्र बनाओ, जहां पर भूस्खलन जैसी घटनाएं बार बार हो रही उनके मानचित्र बनाओ, और इससे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करो और इस क्षेत्र में निवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है, और इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि जहां भूस्खलन जैसी घटनाएं हो रही है वहां का मानचित्र बना दो और क्षेत्र को देख लो, तो वहां आवास मत बनाओ भाई, उसी प्रकार के आवास बनाओ जो भूस्खलन जैसी घटना ना हो, उसी के अनुसार बनाओ। ये चीज बताइए। और भूमि के खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करो। प्रतिधारी एक प्रकार से उसके विपरीत कार्य करती है, भूस्खलन जैसी घटनाएं नहीं हो जाएंगी। इसके बाद बताया भूस्खलन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति का आवरण को वृद्धि करो। मतलब वनस्पति ज्यादा मतलब पेड़ पौधे ज्यादा लगाओ वहां पे, ताकि उनकी जड़ जो है नीचे तक जाए, जमीन तक जाए और भूस्खलन जो दरार होती है उनको रोक पाए। उसके बाद बताया कि सतही अपवाह एवं झरना प्रभाव के साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किया करो। कार्यान्वित करो, ये बताया बात। तो आपसे आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन पूछ ले भूस्खलन के बारे में, तो आपको कुछ बिल्कुल डरना नहीं है। उसका कारण बता दिया यहाँ पे, क्या क्या कारण है, भूस्खलन क्यों होता है। उसके बाद ये बता दिया कि क्या क्या करना है भूस्खलन के लिए। अब देखो दोस्तों, आपको पूरी चीज़ फिर से बताता हूँ। देखो, पहली बात तो भूस्खलन होता क्या है, आपसे दे रखा है भूस्खलन। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या रखा है, भूस्खलन जो होता है सैल, मलबा व ढाल के सहारे मिट्टी के बृहद मतलब बड़े संचालन को कहते हैं। ये तो भूस्खलन की परिभाषा होगी। कारण क्या दे रखा है यहां पे देखो, तो यहां का कारण क्या क्या है भूस्खलन का, तो देख भूकंप, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं, ग्लेशियरों का टूटना, अचानक बाढ़ आना, बादलों का फटना और ऐसी आदि घटनाएं जो होती है इनकी वजह से भूस्खलन आते हैं। फिर इसके बाद आपको उपाय तो यहां पर दिखाई दिए, उपाय तो पूरी चीज यहां पर दिखाई दी। ये पूरे उपाय दोस्तों क्या है, ये उपाय भूस्खलन से किस प्रकार रोका जाए। फिर ये केस स्टडी है,
ये केस स्टडी है, इसको पढ़ लेना है आपको। तो ये चीज़ बताइए। तो ये जो कोष्टक में ब्रैकेट में जो चीज़ें दे रखी है उनको भी पढ़ना है। तो एनसीईआरटी में देखो GS3 का कहाँ से, मतलब GS1 का वो चीज़ें चल रही है सिलेबस, लेकिन आपको GS3 जोड़ दिया यहाँ पे। तो ऐसे एक चीज़ों को रिलेट करना है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था, 2013 में पूछा है जीएस में। क्या था क्वेश्चन, आज देखो आपको क्वेश्चन कितने बताए यहाँ पे। तो क्वेश्चन देखो कितने क्वेश्चन आए, ये सीधे मतलब इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से दोनों तरफ से ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वेश्चन जो है यूपीएससी से मिले हुए हैं इस चैप्टर से। देखो अब देखो क्वेश्चन क्या है। पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाएं के प्राय होते रहने का कारण बताइए। और ये यूपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा है जीएस में। अब देख लो, पश्चिमी घाट की तुलना में जो हिमालय में भूस्खलन की घटनाएं क्यों होती है, इनके कारण बताइए। और आपको एक चीज मैंने अभी बताई थी कि भूस्खलन के कारण क्या क्या बताए थे। तो देखो, ग्लेशियर का टूटना, ये घटना कहाँ होती है, हिमालय में होती है। अचानक बाढ़ हिमालय के वाले क्षेत्र में आती है, बाढ़ बादलों का फटना हिमालय वाले क्षेत्र में हो रहा है। तो वही तो कारण बताने यहाँ पे, वही चीज कही है बस। तो ऐसे मेंस में क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों, तो उनको जोड़ो आप एक चीज है दूसरी चीज को। इसके बाद हमने मृदा के बारे में पढ़ ही लिया। अब देखो, अब सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है, देखो मृदा जो है उसको कारक, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। देखो सीधी सी बात है, एक तो जलवायु प्रभावित करता है निर्माण को, तापमान, वर्षा, अपक्षय, हुमस निर्माण की दर जो है मृदा निर्माण की प्रभावित करती है। ये तो दे रखा है इसमें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई निश्चित करता है। उसके बाद बता रखा है यहाँ पे वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीवों की हुमस निर्माण की दर की जो, ये भी प्रभावित करता है। उसके बाद वहाँ की उच्चावत तुंगता ढाल मृदा के संचलन को निर्धारित करती है। उसके बाद जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारंगमता को निर्धारण करती है। तो ये मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक बता रखे हैं, ये आपको सीधे ध्यान रखने दोस्तों। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये दे भी रखा है बाद में कि मृदा निर्माण के कारक। तो इसमें बोल रखा है जनक सेल का स्वरूप, जलवायु कारक, ये दोनों पूरी चीजें हम बता दिए पहले ही, ये पूरी चीज बताइए न, यही है। और अनिश्चिताकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय अलग अलग स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। तो वो चीज़ आपको बता दी भी पहले। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण चीज़ें आ रही हैं और उनको आपको ध्यान रखना है। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आगे आने वाले सालों में कि मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय क्या हैं। तो देखो, मृदा अपरदन और क्षीणता जो होती है वो मृदा संसाधन के लिए दो खतरनाक होते हैं। मृदा का अपरदन होना, मृदा का क्षीणता बढ़ना, ये क्या है, मृदा संसाधनों के दो खतरे हैं। और मानवीय और प्राकृतिक कारकों दोनों के कारण मृदाओं का निम्नीकरण होता है। मृदा निम्नीकरण में सहायक कौन कौन से थे, वनोन्मूलन, क्या कारण है जिसकी वजह से निम्नीकरण हो रहा है, तो वनु उन्मूलन, वनों का नाश होना, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ जैसे कारण है। तो देखो निम्नीकरण के क्या क्या कारण है, ये ध्यान रखना है। तो देखो मृदा निम्नीकरण, इसके कारण क्या क्या बताया दोस्तों। तो पहला कारण बताया इसमें वनोन्मूलन, मतलब वनों का नाश। दूसरा कारण क्या बताया दोस्तों, वर्षा दोहन, कहीं वर्षा ज़्यादा हो रही है कहीं कम हो रही है। तीसरा क्या दे रखा है दोस्तों, अतिचारण, चारण क्षेत्र को बढ़ा दिया है। चौथा क्या दे रखा है, भूस्खलन और बाढ़। और पांचवा क्या दे रखा है, रासायनिक उर्वरक की जो, रासायनिक उर्वरक इनका उपयोग ज्यादा किया जा रहा है, इसकी वजह से निम्नीकरण हो रहा है। अब देखो संरक्षण करने की विधियां, आपने निम्नीकरण तो बता दिया कारण क्या है, लेकिन संरक्षण करने की विधियां क्या है, इनको मेन चीज है यहाँ पे।
तो पहली है मल्च। मल्च बनाना, मृदा संरक्षण को मतलब मृदा निम्नीकरण या मृदा अपरदन को रोकने के लिए पहला कार्य वो बताया उपाय मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल ढक देती हैं उसे, इससे मृदा आर्द्रता रुक रहती है, मतलब रुकी रहती है। कहने का मतलब है कि पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थों जैसे शैवाल से ढक जाती है, तो उससे क्या है कि मृदा की जो आर्द्रता है वो बनी रहती है। ये चीज़ बताइए। उसके बाद बताया दोस्तों कि वेदिका फार्म क्या होते हैं, कि चौड़े समतल सोपान एवं वेदिका ढाल वाले बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगने के लिए उपलब्ध हो सके। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। देखो यहाँ बता रखा है, ये ऐसे ये पहाड़ी मतलब जैसे असम वाले क्षेत्रों में देखा देखने को मिलता है चीजें। इसके बाद दे रखा है समुच्च रेखीय जुताई। तो एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखीय समांतर जुताई ढाल के नीचे बहते हुए जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। तो ये एक समुच्च रेखीय जुताई, ये देखो ले पूरा ऐसे बता रखा है। फिर है रक्षक मेखलाएं। तो तटीय प्रदेशों और सूक्ष्म प्रदेशों की पवन गतियों को रोकने के लिए वृक्ष की कतार लगाई जाती है। देखो यहाँ पे, तो मृदा आवरण को बचाया जा सकता है। इसके बाद समुच्च रेखीय रोधिकाएं क्या होती हैं। समुच्च रेखीय रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों घास मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिका को सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। इसके बाद बताया है चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं और ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा संरक्षण करने के लिए अलग अलग भिन्न भिन्न समय पर फसलें एकांतर कतारों में लगाना, ये चीज़ बता दिया। इसके बाद दोस्तों ये चीज़ बताई, यहाँ पे एक फैक्ट बताया है। क्या आप जानते हैं कि वर्षा जो वर्ष 1975 में मानव जो उपयोग था, उपयोग के लिए जल की खपत जो थी 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो अब 2000 से बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्ष की अधिक हो गई है। इसके अलावा एक और फैक्ट दे रखा है कि एक टपकते नल में एक वर्ष में 12 लीटर, जब कोई नल में कोई टपका मतलब एक टप नल का एक जो नल हम खोला छोड़ देते हैं उसमें टपकता जो पानी है उसकी वजह से वर्ष में क्या है कि 1200 लीटर जल का व्यर्थ हो सकता है। तो देखो मृदा संरक्षण की विधियां कौन कौन सी, पहले तो ये चीज ध्यान रखो। ये थोड़ा वीडियो बड़ा होगा दोस्तों क्योंकि इस चैप्टर में टॉपिक ज़्यादा है, थोड़ी वो समझाने योग्य भी है और क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इसमें से। तो देखो मृदा संरक्षण की विधियां कौन कौन सी है, तो देखो मल्च बनाना, और ये पूरी परिभाषाएं दे रखी है, ऐसी बात नहीं। दूसरा वेदिका फार्म, तीसरा और ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है वेदिका फार्म, समोच्च रेखीय जुताई, ये पहाड़ी ढाल में होती है। इसके बाद अगला दे रखा है दोस्तों रक्षक मेखलाएं। इसके बाद दे रखा है दोस्तों समुच्च रेखीय रोधिकाएं। इसके बाद दे रखा है दोस्तों चट्टान बांध, और ये दे भी रखा है, यहाँ पे सब चीजें दे रखी है, वही हमने बताई आप। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले मृदा संरक्षण के लिए तो ये बता देनी, ये विधियां बता देनी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी तक तो हमने मृदा के बारे में पढ़ा, अब बात करते हैं जल के बारे में। और जल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये पहली बार नहीं है, क्योंकि जल का कुछ मतलब 7th क्लास के एनसीईआरटी में दे रखा था और 8th क्लास के एनसीईआरटी में दे रखा है। तो यहाँ पर संसाधन के रूप में बताया से कि जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है और भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है। ऐसी बात नहीं है जल की कमी है, कमी तो नहीं है, बट क्या है कि पीने योग्य जो जल है उसकी मात्रा की कमी है। इसलिए जल ग्रह कहने उपयुक्त है, पृथ्वी को जल ग्रह कहना उपयुक्त है, क्योंकि नीला दिखाई देता है जल की वजह से। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों के प्रारंभ हुआ था, ये बताया है। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पर ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पेड़
पौधों और जंतुओं के लिए मदद भी करते हैं। लेकिन महासागरों का जो जल है वो लवणीय जल है, मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। और अलवण जो जल है वो केवल 2.7% है। पृथ्वी पर 2.7% जो जल है वो अलवण जल है, बाकी जल लवणीय जल है। और इसका लगभग 70% भाग बर्फ के रूप में है। 2.7 का भी 70% भाग जो है बर्फ के रूप में, ये भी पानी के रूप में नहीं बल्कि बर्फ के रूप में जमा हुआ है। उसमें बताया है कि किस प्रकार, देखो, हिमालयों के रूप में जैसे अटलांटिक, ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है जो पीने योग्य है, और यह मानव भोग के लिए उपयुक्त है। और इसमें भी क्या है, इसमें भी भौम जल, नदियों का जल, झीलों का जल, पृष्ठीय जल, वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में जो जल पाया जाता है 1% में पाया जाता है। तो कहने का मतलब है पृथ्वी पर 2/3 जल पाया जाता है, ये भी बात सही है। और उसका 70% भाग वो मतलब, और पीने योग्य जल पाया जाता है वो लवणीय जल जो है 2.7% है, लेकिन उसका 70% भाग है वो बर्फ के रूप में है। केवल 1% भाग है जो पीने योग्य है, पानी के रूप में जो है, और उसमें भौमजल, नदियों और झीलों जैसे और जलवाष्प के रूप में जो जल पाया जाता है उसके लिए है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी की सबसे मूल्यवान पदार्थ है, क्योंकि यह मात्रा में कम है तो उसको बचाना जरूरी है। और जल ने बढ़ा जा सकता है और ने घटाया जा सकता है, जितना है उतना ही रहेगा। जैसे भूमि की बात कर रहे हम थे, वो ना घट सकती है ना बढ़ सकती है, जैसी है वैसी रहेगी। उसी प्रकार जल की बात कर रहे हैं हम, और इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि बाष्पीकरण, वर्षण, बहाव की प्रक्रियाएं महासागरों, वायु, भूमि, पुनः महासागरों का चक्र निरंतर गतिशील है, इसलिए इसे जल चक्र कहते हैं। कहने का मतलब है महासागरों से भाप करके पानी उड़ रहा है ऊपर, वो वर्षा के रूप में धरती पर आ रहा है, फिर से पृथ्वी पर आ रहा है, फिर वो महासागरों में जा रहा है, फिर वो मतलब चक्र चलता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। अब ये आगे बात बता दी, आपको पढ़ लेना है थोड़ी सी कि किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है, जल का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, यह अब आपको पढ़ लेना है दोस्तों। और इसका कारण बताया है कि अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का मुख्य कारण क्या है कि बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग। नकदी फसल में क्या, जल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, लेनी पड़ती है, सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है, और वो अलवणीय जल ही होता है। तो इससे भी जल की कमी हो रही है, बढ़ता हुआ नगरीकरण बढ़ रहा है और बढ़ती जनसंख्या बढ़ रही है, वो भी चीज़ बताई है। जैसे इसमें बताया है एक चीज़, क्या आप जानते हैं कि क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र में 1.25 लाख जनसंख्या अमरेली शहर के पास तालुकाओं से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। तो दोस्तों, पानी का जो उपयोग है ये औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा है, तो इससे भी पानी की कमी हो रही है। तो अभी तक हमने क्या चीज़ देखी है, देखो, सीधी सी बात है। और उसका कारण क्या है, मतलब इसकी जो उपलब्धता की समस्या क्या है, तो देखो जल को देखा है अभी हमने, ठीक है। तो पहली बात तो दोस्तों देखो, जल के बारे में पढ़ा था, इस पूरे पैराग्राफ में जो पढ़ा है उसको बता देता हूँ एक बार यहाँ पे। जल, तो पहली बात तो ये नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। दूसरी बात, भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जल का पाया जाता है। तीसरी बात क्या है, ये तो जल के बारे में बता दी। इसके बाद दोस्तों करना क्या है, जो जल है कि जो उपलब्धता है की समस्या क्यों बनी हुई है, रीजन क्या है उसका, तो देखो रीजन बताता हूं। पहली बात तो जो पीने योग्य जल की उपलब्धता जो है 1% से भी कम है, तो इसलिए उसके समस्या बनी हुई है। दूसरी बात, शहरीकरण और औद्योगिकरण ये बढ़ रहा है। तीसरी बात, और इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है दोस्तों,
इसके कारण क्या हो रहा है, नदियों, साफ लिख देता हूँ थोड़ा, कारण क्या हो रहा है, जो नदियों और झीलें जो होती हैं प्रदूषित होती जाती हैं। इसके बाद दोस्तों जल का दुरुपयोग हो रहा है, ये भी चीज़ है। तो इसके कारण जल समस्याएं बढ़ती जा रही है, जल संसाधन की समस्याएं वो बढ़ती जा रही है दोस्तों। अब जल की उपलब्धता की समस्याएं, तो देखो इसमें बताया है, ये पूरा एग्जाम्पल दे रखा है कि विश्व की कई क्षेत्र जहाँ जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीकी, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग है, उत्तर पूर्वी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग है, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया आइलैंड जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रही है। ये देश जलवायु प्रदेशों में स्थित है और यहाँ अक्सर सूखा पड़ता रहता है, उसमें जलाभाव की समस्या बनी रहती है और इस प्रकार जल का अभाव मौसमी और वार्षिक वर्षण की विविधता के कारण भी हो सकता है। और इनका उपयोग का इसका मतलब क्या दे रखा है आगे कि अति उपयोग और जल स्रोतों का संदूषण मतलब दूषित होने के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। तो वह एग्जाम्पल दिया है आपको कहाँ कहाँ है, और मैंने आपको कहानी बता दी क्यों कमी है, ये बता दिया आपको। अब क्या है, अब कमी तो है लेकिन इसके संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाए, आखिरकार ये बड़ी तो बड़ी बात है ना। तो आज विश्व के शुद्ध पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचने की बड़ी समस्या है और इससे इस क्षीण होती संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने जाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है और इसका उपयोग अति उपयोग प्रदूषण के उपयोग अनुपयुक्त बना देता है। इसको मतलब कहने का मतलब है कि जल नवीकरण संसाधन होने के बावजूद भी जो इसे पीने योग्य जल के रूप में कन्वर्ट नहीं बल्कि इसको दूषित कर देता है, तो वो चीज़ बतानी है इसमें। अब देखो दोस्तों, अब इसके उपाय क्या करें हम आखिरकार, तो ये पूरी कहानी दे रखी है ना, इसमें आपको पढ़ लेनी है, मैं बताता हूँ उसमें क्या चीज़ दे रखी है। आगे देखते हैं, देखो एक पूरी कहानी दे रखी है, उसको मैं बाद में बता दूंगा आपको, क्या इसमें पढ़ लेना है आपको नॉर्मल, मैं बाकी इसमें क्या निकल के आएगा वो आपको बता देता हूँ। कि वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह की मंद कर देते हैं, भूमिगत जल को पुनः पूरित कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि वनों को लगाइए जिसकी वजह से वर्षा भी हो सकती है, पानी की जो भूमिगत जल है वो बना रह सकता है, ये चीज़ बताइए। और जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों की संचित करने के लिए नहरों को ठीक पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए स्प्रे कैलरों से सिंचाई करनी चाहिए, ऐसे देख लो ये दे रखा है जो। और अधिक प्रभावी विधि के रूप में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा वाष्पीकरण को रोकने के लिए मरुस्थली वाले क्षेत्रों में ड्रिप कृषि या टपकन विधि का उपयोग करो, सिंचाई की इन विधियों को अपनाओ जिससे जल का संरक्षण किया जा सकता है। तो देखो संरक्षण करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, इसमें पूरे पैराग्राफ में जो चीज़ बताई है मैं यहाँ बता देता हूँ आपको एक बार। तो देखो अशुद्ध जल को शुद्ध करने के उपाय अपनाओ। दूसरी बात, उद्योगों द्वारा शुद्ध जल में औद्योगिक बहिस्त्राव पर प्रतिबंध लगाओ कि शुद्ध जल का उपयोग ना करें, औद्योगिक की जो घटनाएं मतलब उन पे ज़्यादा उपयोग ना करें। इसके अलावा आर्द्र भूमियों का संरक्षण करो। इसके अलावा नदियों के प्राकृतिक प्रवाह का संरक्षण करो। इसके अलावा जैविक कृषि, सूक्ष्म सिंचाई अपनाओ। इसके अलावा वर्षा जो जल है उसका संरक्षण करो। ऐसा काम करना पड़ेगा जब जल संरक्षण हो सकता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये चीज़ और पढ़ लेनी है, इसमें एक वो दे रखा है
क्या आप जानते हैं कि अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्रित करके इस जल का संरक्षण किया करना और विभिन्न उत्पादक उपायों को अपना लेना चाहिए। वर्षा जल संरक्षण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा में एक दौर में 8,000 लीटर जल बचाने के लिए काफी होता है। तो देखो कितना बड़ी बात है। दो 2 घंटे में जो वर्षा होती है उससे हम 8,000 लीटर जल का संरक्षण कर सकते हैं। अब देख लो आप, ये उपाय बहुत बेहतर है दोस्तों। वर्षा जल को संरक्षण करना चाहिए। जैसे राजस्थान में देखते हैं हम मरुस्थल वाले क्षेत्रों में तो टांके बनाए जाते हैं भूमिगत, उनमें जल का पाइपों के द्वारा टांकों में पानी भेजा जाता है और जल का संरक्षण किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, तो देखो यह आपको आगे पढ़ लेनी है, कहानी दे रखी थोड़ी सी। देखो, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जो सकरा क्षेत्र होता है जिसे हम जीव मंडल कहते हैं। देखो आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये और ये मान लो, जैसे ये स्थलमंडल मान लेते हैं हम, और ये मान लेते हैं जलमंडल ये वाला, और ये मान लेते हैं वायुमंडल। इन तीनों के बीच का क्षेत्र जो है ना, ये वाला, ये जैव मंडल है। इसमें प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है और वन्य जीव पाए जाते हैं। तो वो चीज बताइए इसमें। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होती हैं और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पायतंत्र कहते हैं। कहने का मतलब है जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, आपस में एक दूसरे पर निर्भर है और ये एक दूसरे से क्रिया करते हैं, संबंधित होते हैं परस्पर, और जो तंत्र होता है जीवन उसे पायतंत्र कहते हैं। ये चीज बताइए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। ये भी चीज महत्वपूर्ण है कि वनस्पति और वन्य जीवन जो है महत्वपूर्ण संसाधन है। पौधों में हमें इमारती लकड़ियां होती हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। वही चीज बता दी पहले से कि पौधे किस प्रकार ऑक्सीजन मनुष्यों को देते हैं और मनुष्य जो CO2 छोड़ते हैं पौधे ग्रहण करते हैं। तो वो चीज़ पूरी बता दी इसमें, और इसमें बहुत चीज़ें बताइए आगे, तो वो चीज़ आपको पढ़ लेनी दोस्तों। ये नॉर्मल चीज़ है, ये पहले भी आपको बता चुकी हैं, तो इसको आपको खुद को पढ़ लेना है दोस्तों। ये उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, इसको आपको खुद को पढ़ना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो वन्य जीव के बारे में बात करते हैं कि जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव के रूप में आते हैं। हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त करते हैं। कीट जैसे मधुमक्खियों से हमें शहद लेते हैं। फूलों को परागण में मदद मिलती है। पारितंत्र में अवघटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिड़ियां अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती है, अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। गिद्ध, मृत जो जीव जंतु उनको खाने के कारण अपमार्जक हैं। पर्यावरण एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है, इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। तो कहने का मतलब इस पूरे पर्यावरण आपने जो भी चीज बताई है, पेड़ पौधों के बारे में और जीव जंतुओं के बारे में बताई कि किस प्रकार पायतंत्र पर निर्भर है, एक दूसरे चीजें किस प्रकार निर्भर है। पेड़ पौधे की वजह से मनुष्य निर्भर है। जैसे पेड़ पौधे CO2 छोड़ते हैं, नहीं O2 छोड़ते हैं, हम ग्रहण करते हैं। हम CO2 छोड़ते हैं, पौधे ग्रहण करते हैं। वही चीज बताइए इसमें। इसके अलावा एक कोष्टक में एक बात बताइए कि क्या आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशु का उपयोग उपचार के लिए किया जाता था, पशुओं का, डिक्लोफेनेक, एस्प्रिन और इबुप्रोफेन जैसे कीटनाशक किया जाता था, उनके अपमार्जक उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने लगती और मर जाते थे वो। तो पशुओं पर इन औषधियों का उपयोग करना प्रतिबंध लगा दिया और आरक्षित स्थान पर गिद्ध प्रजनन का प्रयास किया जा रहा है। तो ये पहले कोई दवाई दी जाती थी तो उससे कहीं ना कहीं गिद्ध उनकी मौत होती जा रही थी, तो उस पर वो बैन लगाया था, उसके बारे में बताया। अभी देखो आप, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण किस प्रकार, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम दोस्तों, नॉर्मल पढ़ लेना है आपको कि वनस्पति में वृद्धि के रूप में मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता निर्भर करती है कि किस प्रकार की वृद्धि होगी पेड़ पौधों में। वो तापमान वहाँ का कैसा है, वहाँ की आर्द्रता बनी हुई है कि नहीं बनी, उस क्लाइमेट की, वहाँ की जगह की। विश्व की वनस्पतियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं, जैसे वन, घास और गुल्म और टुंड्रा, ये विश्व की वनस्पति है। अब देखो आगे देखते हैं हम कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग जाते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गए, उनमें क्या बार बार बारिश होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वृक्ष ज़्यादा उगते हैं
और वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों से पाए जाते हैं। आर्द्रता कम होते वैसे वृक्षों के आकार और सघनता कम होती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। ये पूरी चीज़ बताइए आपको, नॉर्मल आपको पढ़ लेनी है। और जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ उग जाती हैं, गुल्म उग जाते हैं, ये चीज़ बताइए। इस प्रकार क्षेत्रों में पौधों की जो जड़ें वो गहरी होती हैं। बाष्पोत्सर्जन होने वाली आर्द्रता की हानि से घटाने के लिए इन पौधों की पत्तियों को कांटेदार मोमी सतह वाले बना देती हैं। और शीत ध्रुवों पर टुंड्रा वनस्पति मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। देखो, मैं आपको ये पैराग्राफ पढ़ रहा हूं ना, आपको भी पढ़ना है। अब इसमें मेन चीज क्या कह दे रखा, देख, ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति। देखो, ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा है 2021 में। इसमें दे रखा है, देखो इसमें दे रखा है शीत ध्रुवीय प्रदेश। इसमें क्या पाया जाता है, तो टुंड्रा वनस्पति। और इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो मॉस और लाइकेन, ये वनस्पति पाई जाती है ध्रुवीय टुंड्रा वनस्पति में, जो है ध्रुवीय प्रदेशों में मॉस और लाइकेन। और क्वेश्चन क्या पूछा था 2021 की ये बात है, यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स की बात है। इसमें एक फैक्ट आया था कि कौन सी वनस्पति है जिसमें जो मृदा पर नहीं उगती, मतलब जमीन पर, मतलब एक प्रकार से मृदा का उसका में उपयोग कम होता है, नहीं के बराबर होता है, वो तो कहने का मतलब है। तो ये क्या बर्फीले वाले क्षेत्रों में होती है, तो बर्फ पर उगती है दोस्तों ये। और कौन सी है, लाइकेन और मॉस। वही क्वेश्चन पूछा था, तो देख लो आप प्रीलिम्स के फैक्ट कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं आपको। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, ऐसी बात नहीं है पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ तो आपको भी पढ़ना है, उसमें चीज़ें छाटनी है। प्रीलिम्स क्वेश्चन और मेंस क्वेश्चन देखने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार पूछे आप। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उससे कहीं अधिक लोग हैं। देखो, जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या क्या प्रभाव होते हैं, सीधी सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो जो वन है उनको काटेंगे लोग, वहाँ पर लोग निवास करेंगे, औद्योगिक शहरीकरण बढ़ेगा, औद्योगिकरण बढ़ेगा, तो ये तो नुकसान ही कर रहे हैं ना। तो वही चीज़ बताइए। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, जो चीज़ है ना आगे ऊपर दे रखी थी, ये पूरी आपको पढ़ लेनी है नॉर्मल। और क्या क्या है कि ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम इस प्रकार के, तो ये चीज़ आपको पढ़ लेनी दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव के संरक्षण किस प्रकार करते हैं। तो देखो, सीधी सी बात है कि वन हमारे संपदा है, ये हम जानते हैं, और पेड़ पौधों के आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही पायतंत्र भी अनुरक्षित रखते हैं, पायतंत्र को भी बनाए रखते हैं। वन जो होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और ये जरूरी होते हैं एक चीज़ों। इसके अलावा बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण, मानव हस्तक्षेप के कारण पेड़ पौधों की प्राकृतिक जो आवास है वो नष्ट होते जा रहे हैं। बहुत सी जातियाँ सुरक्षित और संकटग्रस्त होती जाती है। इसमें कुछ तो लुप्त की कगार पर आ गई है। और रीजन बताया इसका, वनोन्मूलन, वनों की कटाई, मृदा का अपरदन, निर्माण कार्य किए जाते हैं, बिल्डिंग बनाई जाती है उसकी वजह से, देवानल, भूस्खलन और कुछ प्राकृतिक कारक भी हैं जो मिलकर इनको लुप्त करते जा रहे हैं। इसके अलावा आज बड़ी चिंता का कारण है शिकार करना, और ये कुछ खास संख्या तेजी से कमी आ रही है। जैसे वो एग्जाम्पल दिया पशु खाल के लिए, चमड़ा, नाखून, दांत, पंखों के साथ सींगों को एकत्रित करने के लिए, गैरकानूनी व्यापार के लिए जंतु को अनाधिकार शिकार किया जा गया है। देखो, जैसे मानते हैं हम वनों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उनसे क्या है, पशु की खाल से चमड़े का यूज किया जाता है, नाखून का भी होता है, जैसे हाथी के जो दांत है उनका उपयोग औषधियों के रूप में भी किया जाता है। तो इसकी वजह से लोग क्या है कि शिकार करने लग गए, लेकिन इसे गैर कानूनी बना दिया गया, कानून बना दिया इस पर कि ऐसे शिकार नहीं कर सकते। इसके बाद ये चीज़ आपको बताइए, पूरी चीज़ आपको पढ़ लेनी है किस प्रकार ये जागरूकता बढ़ा रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियां, झीलों और आर्द्र संरक्षण भूमियों का संरक्षण मूल्यवान संसाधन का नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो इनके लिए हमने क्या किया है, राष्ट्रीय उद्यान बनाए, वन जीव अभ्यारण्य बनाए,
जैव निश्चित क्षेत्र बनाएं। इसके अलावा धुओं के संरक्षण के लिए भी उपाय अपनाएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो मेन चीज़ें, कितना बड़ा पार्ट, थोड़ा सा और रिया है दोस्तों। अब देखो, अब जो आपको ऊपर चीज़ें बताई थी ना, तो देखो राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं। तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पायतंत्रों को पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया क्षेत्र, जो प्राकृतिक क्षेत्र होता है, वो क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान होता है। अब ऐसा फैक्ट आपसे क्वेश्चन फैक्ट करके क्वेश्चन पूछ लेगा कथन कथन और उसके बारे में, क्या कथन दे देगा ऐसे करके और पूछ लेगा सही है कि गलत है। और जैव जैव मंडल निश्चय क्या होता है, तो यह वैश्विक नेटवर्क से जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण विकास के संबंध में प्रदर्शित करने के लिए इरादे बनाया गया है। तो वो इरादे इसके लिए बनाया गया है, ये बताया इसके बाद। और दोस्तों जैव निश्चित क्षेत्र जो है ये क्या है दोस्तों, ये मानव और पर्यावरण दोनों को शामिल करता है, उनका संरक्षण को और उनका विकास को बढ़ावा देता है। ये चीज़ भी है, ध्यान रखनी है आपको। अब देखो आगे क्या देख रखा है पूरे पैराग्राफ में, कि पर्यावरण संतुलन बनाना है हमको। तो विश्व के अनेक भागों में मनुष्य अपने क्रियाकलाप अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवास उथल पुथल कर देता है। मनुष्य जहाँ रहता है वहाँ से आपको पता है कि वहाँ के जीव जंतु हैं, वहाँ के पेड़ पौधे, उनका विनाश होता जाता है। ये चीज़ तो आपको पता है। अब इसके लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए प्रादेशिक सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए, जैसे सामाजिक वानिकी, वनो, ये इसमें दे रखा है, वनो महोत्सव का प्रोत्साहन दिया जाता है। स्कूली बच्चों को पक्षी दिखाते हैं, प्राकृतिक कैंप लगाते हैं। तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं लोगों में एक जागरूकता की भावना बढ़ती है और लोग उसके प्रति मतलब एक प्रकार से संवेदनशील होते हैं कि हाँ हमको इनका एक प्रकार से संरक्षण किया जाना चाहिए। जानवरों जीव जंतुओं को संरक्षण किया जाना है, किस प्रकार ये महत्वपूर्ण है, लोगों को बताया जा रहा है इस प्रकार से। इसके बाद बहुत से देशों जो हैं वो देश पक्षियों और पशुओं को मारने के लिए व्यापार के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं। जैसे इसमें दे रखा है भारत में शेरों पर, चीताओं पर, हिरण पर, भारतीय सारंग पर, मोर को मारने को अवैध, मतलब एक गैर कानून बता दिया गया है, अवैध माना गया है। अगर इनको कोई मानेगा तो उसको सजा दी जाएगी, ये चीज़ बताइए। इसके अलावा सबसे बेस्ट बात इसमें यह है जो आप बता रहे हैं आगे, कि एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। CITES ये इसका हुआ है फुल फॉर्म। इसमें क्या करेंगे, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की है और इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों जो प्राणी हैं उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है और पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को नैतिक कर्तव्य बताया है इसमें। और देखो ये दे रखा है काजीरंगा राष्ट्रीय हाथियों का झुंड दे रखा है इसमें। अब देखो जो अभी आपको बताया था ना, ये CITES सिटीज, ये पूरी फुल फॉर्म है इसकी। और इसमें क्या दे रखा है, सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इसमें समझौता है, सरकारों के बीच समझौता है इसमें। इसका उद्देश्य क्या है, सुनिश्चित करना है कि वन और प्राणी पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर उसके जीवन को कोई खतरा नहीं हो। मोटे तौर पर इसमें पशुओं में 5,000 प्रजातियां, पौधों में 28,000 जातियां रक्षित होती है। इसमें भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण भी हैं। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें जीव जंतुओं की प्रजातियां भी आती हैं, पेड़ पौधों की प्रजातियां होती हैं, उनका संरक्षण किया जाता है, उनके व्यापार पर अवैध उसमें रोक किया जाता है, मतलब व्यापार को रोक किया जाता है। अब देखो दोस्तों हमने CITES सिटीज के बारे में पढ़ा है, तो इसको इधर बताता हूँ आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको पर्यावरण में ये है, ये आपको जो क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट में आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा दोस्तों। तो यहाँ आपके बारे में आपने ये तो चीज़ देख ही ली, इसकी फुल फॉर्म भी देख ली। इसके बाद देखते हैं कि जो वाशिंगटन है कन्वेंशन इसमें महत्वपूर्ण है और हस्ताक्षर 3 मार्च 1900
73 को, और प्रभावी कब हुआ, इंडिया ने किया, 1 जुलाई 1975 को प्रभावी हुआ, इंडिया ने इसमें भाग ले जाओ। 73 में 3 मार्च 1973 में तो इसको हस्ताक्षर किए थे हमने। अब 183 देश इसके पार्टीज हो चुके हैं, और ये बढ़ते जाते हैं, ऐसी बात नहीं, पहले बढ़े। और इसमें सबसे पहली बात क्या है कि सरकारों के मध्य ये एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है प्राणी व पौधों का संरक्षण करना, अवैध व्यापार को रोकना। इसके बाद इसका मुख्यालय कहां पे है, तो मुख्यालय दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है मुख्यालय। और CITES इसकी बात कर रहे हम, इसका जो मुख्यालय है वो UNEP द्वारा संचालित होता है। यहां आप जो एनवायरनमेंट वाली जो मैगजीन भी पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट वाले जो कुछ भी उसके बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरण के बारे में, तो उसमें आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी कि CITES क्या होता है, मतलब किस प्रकार ये इसका वो क्या है। ये तो आपको बेसिक सी चीज़ बताइए कि इंडिया ने कब हस्ताक्षर किए, कितने देश उस टाइम थे, इस टाइम है और भी बढ़ रहे हैं। ये सरकारों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय समझौता का काम करता है। इनका उद्देश्य क्या, प्राणी और पौधों का संरक्षण करना है, तो वही चीज़ बताई दोस्तों। इस प्रकार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन खूब दबा के पूछे हैं। तो ऐसे चैप्टर को आप ऐसे जो वो क्या बोलते हैं, ऐसे कोई भी वो जो NCERT के वो चैप्टर आते हैं तो आपको उनको पढ़ लेना चाहिए। उनको बेसिक चीज़ों को पढ़ लो, उसके बाद मेंस और प्री के क्वेश्चन देखो, तो आपको बता भी दिया इसमें कितने क्वेश्चन आए थे। तो ये सब चीज़ें आपको प्रीलिम्स और मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तभी चीज़ें पता चलेंगी। इसके बाद आप बार बार इनको रिवीजन करेंगे तभी आपकी चीज़ें समझ में आएगी दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। धन्यवाद।